लाहौर में आपका एक मुकाबला हुआ था पंजाब असम्बली के पीछे। ये 15 रुकनी गैंग था। इन्होंने दर्जनों कत्ल किए हुए थे। अदालत में जाके कत्ल की धमकियां, जब इनको वो शिफ्ट करने लगे तो अटैक हो गया, दोनों को ले गए। 3 बजे का टाइम आ गया, हमने दोनों सड़कों पे फोर्स खड़ी कर दी और जानते असी तो देना कोई नहीं, गिरफ्तारी दे दो बच जाओगे। इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर साहब, आपने 122 इनकाउंटर किए जो ऑफिशियल लिस्ट है उसके मुताबिक। लाहौर में आपका एक मुकाबला हुआ था, इनकाउंटर हुआ था पंजाब असम्बली के पीछे। 2 डाकू थे मशहूर ज़माना 99 में आपने उनका इनकाउंटर किया था, डाकू गुलजमान और डाकू अरशद। इनके बारे में ये सुना जाता था उस दौर में भी कि ये जब कोर्ट में इनको पेश किया जाता था तो जजेस को जाकर गालियां भी देते थे, धमकियां भी देते थे। और फिर ऐसा भी वक्त आया कि वकला को जब गालियां भी इन्होंने देना शुरू कर दी और एक जज ने आखिरकार इस्तीफ़ा पेश कर दिया क्योंकि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए थे। ये इतने दलेर डाकू थे और फिर वो फ़रार हो गए। फ़रार होने के बाद जब आपका उनके साथ मुकाबला हुआ तो बड़ा एक ड्रामाई सा सीन जो था, वो ऐसा लगता है जैसे किसी फ़िल्म का वो सीन हो, वो मंजर-ए-आम पर आया। हम ये सुनना चाहेंगे आपसे कि ये डाकू दरअसल कौन थे, पुलिस की हिरासत से कैसे भागे, क्योंकि सुना है इन्होंने दर्जनों कत्ल किए हुए थे, 100 से ज़्यादा इन्होंने डकैतियाँ की हुई थी और नामी गरामी थे और इतने बेबाक थे कि इन्होंने अदलिया में पहुँच के ललकारे मारना शुरू कर दिए थे। ये कहाँ से कहानी शुरू होती है? इशार भाई, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं इनकाउंटर तक पहुंचने से पहले। ये 95 का दौर है कि उस वक्त 4 बहुत पावरफुल गैंग डकैतों के मंजर आम पे ये कह लें या ख़बरों में थे, जो वक्तन फ़वक्तन ख़त्म होते रहे और वक्तन फ़वक्तन वो पैदा होते रहे। ये 4 गैंग। नंबर 1 बंगाली गैंग, बहुत बड़ा गैंग हुआ जिसको CIA ने इसको पकड़ा और मनतकी अंजाम तक पहुंचाया। फिर काशी डकैत गैंग हुआ जो मेरे हाथों ख़त्म हुआ। फिर एक उमैर राजा गैंग था, बहुत बड़ा गैंग था जिसने जर्नैल और रिटायर्ड जज उनके घर डकैतियाँ की हुई थी, वो मेरे हाथों मनतकी अंजाम तक पहुंचा। फिर ये एक डकैत गैंग था जो कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, ये 15 रुकनी गैंग था। इसके गैंग के एक 2 शख्स मोटरसाइकिल पे जा रहे थे रावी के पुल पे, तो इनके हाथ में बैट था। तो जब वो उस वक्त बहुत बड़ा नाका लगता था रावी पुल पे, टूल टैक्स पे, पुराना रावी पे जी नया रावी पुल, ठीक है, टूल टैक्स के ऊपर नाका लगता था। तो उस वक्त जब वो नाके पे बड़ी फोर्स हुआ करती थी, तो जब ये मोटरसाइकिल पे उधर गए, इनके पास बैग था, तो इन्होंने मोटरसाइकिल जब वो नाका देखा तो टर्न की मोटरसाइकिल, तो वो गिर गई मोटरसाइकिल। और इन्होंने ना वो भाग के वो फरखाबाद की तरफ जब गए तो इन्होंने बैग ना फेंका दरिया की तरफ, बिल्कुल साथ दरिया था, लेकिन वो खुशकिस्मती से दरिया में ना गया। अब पुलिस वालों के ज़हन में था कि ये कोई डाकू है और इसमें जेवरात हैं, तो हम वो इनको भी पकड़ते हैं और जेवरात भी बरामद करते हैं। जब बैग खोला तो उसमें 16 माह का बच्चा था। 16 माह का जो इन्होंने बागवानपुरा से अगवा किया हुआ था। और ये वो कोई दुबई सऊदीया से फैमिली आई हुई थी, और ये अगर वो बच्चा थोड़ी देर और रह जाता तो दम घुटने से शायद वो मर जाता। इसकी तफ्तीश चली जाती है CIA के पास। तो वो जब इंक्वायरी शुरू हो गई तो पता चला ये कि 15 रुकनी गैंग है जो वारदातें भी कर रहे हैं और जो डकैतियों में रेप भी कर रहे हैं और जो कत्ल भी कर रहे हैं। वो गिरफ्तार हो गए? गिरफ्तार हो गए जी, वो गिरफ्तार हो गए। उन्होंने इंकशाफ किया तो पुलिस ने वो कहा कि जी इनको तो मनतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो रिट हो गई खलील-उर-रहमान रमदे साहब के पास। तो उन्होंने कहा जी कि मुल्ज़म पेश किए जाएं, जैसे वो रवायती होता है। वो उसी वक्त इनकी गिरफ्तारी पड़ी और ये जेल चले गए। उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब वो 93, 4, 5 में जब वो आई तो वो उस वक्त एक ऑर्डर पास हुआ होम डिपार्टमेंट की तरफ से कि बेड़ियां ख़त्म कर दी जाएं डाकुओं को, कातलों को, और जिनके पे 780A के पर्चे हैं
उनकी ये बेड़ियां लगती थी वो ख़त्म कर दी जाए। लेकिन होम डिपार्टमेंट ने 10 से 12 वो बंदे जो कि दहशतगर्द नहीं थे लेकिन डकैत थे, कातिल थे, उनको बेड़ियों को ऑर्डर किया, जिसमें उमैर राजा, काशी चीमा वो बंगाली गैंग, और उसमें ये गुलनवाज और ये भी शामिल थे जिनको बेड़ियां उस वक्त लगी। स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट भेजी, असलम साई साहब एसपी थे, कि ये मुल्ज़मान जेल से जब ये जाते हैं कोर्ट में तो ये भाग जाएंगे, तो इसलिए इनकी निगरानी सख्त की जाए। इनको लेके आया जाता था जब कचहरी, तो उस वक्त जिस कचहरी में ये कैंट, मॉडल टाउन या सिटी कचहरी में ये जाते थे, तो उस वक्त वो जज साहबान जिनके पास ये पेश होते थे उनके लिए ना वो बड़ा लम्हा फिक्रिया हुआ करता था, क्योंकि ये अदालत में जाके बहुत बदतमीजी किया करते थे, कत्ल की धमकियां ओपन दिया करते थे। उस वक्त ये मीडिया नहीं था और वकला इतनी पावर नहीं बने हुए थे जितनी आज पावर है वकला। आप उन दोनों डाकुओं की बात करें जो पुलिस ने रावी से गिरफ्तार किए। जी जी। अब होता ये है अपना शाहिद भाई के वो अदालतें परेशान हैं, धमकियां मिल रही हैं, जो मफरूर मुल्ज़मान हैं वो फ़ोन कर रहे हैं जज साहबान को, जज साहबान की अदालतों में जाके वो बदजुबानी करना और कत्ल की धमकियां देना ये वतीरा बन गया। अब वो मुख्तलिफ जो जज साहबान हैं वो बेचारे लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लेकिन वो बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करते थे। कभी वो उनके साथ ये धमकियां लगाते थे तो वो उसको खंदा पेशानी से दरगुजर करते थे। एक जज साहब थे, उनका नाम था असगर साहब, ये उनकी अदालत में गए, चौधरी असगर साहब, ये उनकी अदालत में गए। जब ये उनकी अदालत में गए तो वो ज़रा बैड ऑनेस्ट और बड़े पावरफुल मजबूत असाब के मालिक थे। उन्होंने स्टैंड ले लिया। सबसे पहले उन्होंने एक तहरीर थाने भेजी कि ये मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मैंने फैसला इनके खिलाफ किया तो ये मुझे, मेरी फैमिली को मरवा देंगे, और साथ ही उन्होंने रिजाइन दे दिया। जब उन्होंने रिजाइन दिया तो चीफ जस्टिस साहब को रिजाइन गया तो चीफ साहब ने बरकी साहब को बुला लिया, जानदेव बरकी साहब को। उन्होंने कहा, जब रिजाइन आगे रखा और सारी वो बताई, स्टोरी बताई कि ये रिजाइन की रीज़न क्या है, तो फिर वो उस वक्त बरकी साहब ने मलिक अहमद रज़ा ताहिर साहब थे SSP, उनको बुला के या फ़ोन पे उनको कन्वे मैसेज कर दिया। उसके बाद 6 लाहौर से पुलिस अफसरान को कॉल किया गया। आशिक मार साहब, राना फारूक साहब, नवीद सईद साहब, उमर अपना भट्टी साहब, करामत भट्टी साहब, और तारक कंबोज साहब और मुझे। मैं छुट्टी पे था, ये पुलिस अफसरान वहाँ पे मीटिंग में गए तो SSP साहब ने कहा कि जो ये इनके मफरूर साथी हैं जो धमकियां दे रहे हैं और जजों के घरों तक पहुँच रहे हैं, इनको हर कीमत पे गिरफ्तार किया जाए। लाहौर पुलिस ने फैसला किया कि इन दोनों को रिमांड पे लाया जाए। रिमांड पे जब ये आ गए तो फिर असलम साई साहब ने एक मरसला भेजा और बजरिया टेलीफोन बताया कि ये मुल्ज़मान जहाँ पे आपने रखे हुए वहाँ पे अटैक होने वाला है और इन मुल्ज़मान को फौरी तौर पे शिफ्ट कर दिया जाए पुलिस लाइन में, यानी उन्हें मुखबरी हो। हाँ जी, स्पेशल ब्रांच में थे और बहुत ज़्यादा उनके पास इन्फॉर्मेशन ज़िला अपना वो जो ज़िले पुलिस होती है उससे ज़्यादा थी। तो जब इनको वो शिफ्ट करने लगे तो अटैक हो गया, अटैक हुआ और वो ये छुड़ा के उनको दोनों को ले गए। कहा जाता है कि वहाँ ये तांगे पर सवार हो। नहीं, वो कोई नहीं, वो एक अखबार ने जैसे बंदा शरारत नहीं करता, वो एक शरारत थी, तो वो छुड़ा के ले गए। अब सब लोग, कोई जो रात को खाना खा रहा है वो खाना खा रहा है, कोई अगर तफ्तीश कर रहा है वो तफ्तीश कर रहा है, कोई लेटा हुआ है, तो सबको ज़हन में था कि अभी वो वायरलेस चलेगी और वो मैसेज आ जाएगा कि फलां जगह इनकाउंटर शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद वायरलेस ऑपरेटर था मकबूल, तो मकबूल ने कहा कि जहांगीर साहब खुद मैसेज दे रहे हैं, वायरलेस पे मैसेज आएंगे और तमाम SHO और DSP साहबान
ये मैसेज सुनने के बाद खुद राजर करेंगे, यानी कि मैसेज रिसीव करेंगे और ये रिप्लाई करेंगे कि उन्होंने ये मैसेज डायरेक्ट सुना है। वो आ गए एसएसपी साहब आ गए और उन्होंने जब जहांगीर साहब ने मैसेज दिया कि शेर जवानों मुलजम सचमुच नस गए जे, वो लाहौर में एक कोहराम बर्पा हो गया। जो कोई नाश्ता खाना खा रहा था, मुंह से नाश्ता निकलता है, खाना खा रहा था, वो खाना छोड़ गया। जो तफ्तीश कर रहा वो तफ्तीश छोड़ दी उसने। अब ये सारा कैंट डिवीजन इकट्ठा हुआ तो वो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही थी वो किला गुजर सिंह पे जाके ख़त्म हो जाती कि मुलजमान यहाँ तक प्रेस क्लब तक मुलजमान की होती थी निशानदेही कि यहाँ से हमने मशकूक गाड़ी देखी है या मोटरसाइकिलें देखी हैं, या जो आगे जाके इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही थी। रात सारी वो नाके लग गए। एक तो वो जैसे एक तो पहले ही पुलिस अदलिया के रेडार पे आ गई कि शायद इनका वो इतना कंट्रोल नहीं है, या ये चाहते नहीं है, या इनकी कमज़ोरी है कि डाकू जो हैं वो धमकियां लगा रहे हैं। तो दूसरा ये जो थे हमारे पास ये भी अल्लाह के हवाले हो गए। तो सारे वो हम कैंट में जो कैंट की फोर्स थी, हम किला गुजर सिंह के इर्द गिर्द नाके लग गए, कुछ माल पे लग गया। लेकिन वो एक लिमिट के बाद आपको भी पता है पुलिस थकना शुरू कर देती है। आप किस थाने में थे? मैं धर्मपुरा में था, मुस्तफाबाद जिसका नाम है। खैर सुबह तक वो सब थक हार के जैसे बंदे अपने अपने थानों को चले गए, कोई अपने घरों पे चले गए। तकरीबन शाम को मुझे एक ड्यूटी फ्री शॉप पे मेरा बहुत ताल्लुक था। आपको पता है आतफ के इनकाउंटर भी मेरे ड्यूटी फ्री शॉप पे हुए। वहाँ पे मेरे एक बड़े भाइयों जैसे हैं, बल्कि बड़े भाई हैं आजी जमीर साहब, वहाँ पे बिजनेस करते थे अच्छे लेवल का। तो मैं अक्सर उनके पास जाता था, तो इर्द गिर्द लोगों के साथ मेरा ताल्लुक भाइयों जैसा बन चुका था। शाम को एक फ़ोन आता है मुझे, पप्पू नाम का, उसका नाम पप्पू डॉलर कहते थे। उसने कहा भाईजान मैं तो एमरजेंसी च मिलना चाहना। मैंने कहा जी आ जाए। वो मुझे मिलने आया। उसने ये कहा कि मैं थाने नहीं आऊँगा, बाहर कहीं मिलते हैं। तो अब मैं धर्मपुरा वो जहाँ पे वो दहशतगर्दी कोर्ट होती थी उसकी नुक्कड़ पे मैंने उसको बुलाया। उसने कहा भाईजान, पंजाबी में उसने मुझे कहा कि भाईजान मुर्तज़ा मेरा दोस्त है, वो मुझसे सुबह मोटरसाइकिल लेके गया था आधे घंटे के लिए, और जब मैं उसको मुसलसल फ़ोन कर रहा हूँ तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। और जब मैं उसके घर उस वक्त ना शाहिद भाई जब आप जाते थे ड्यूटी फ्री शॉप, तो ड्यूटी फ्री शॉप ये वाला ड्यूटी फ्री शॉप नहीं है। वो उस वक्त वहाँ पे 500-700 हज़ार बंदा वो बड़ी रौनक होती थी। और इस साइड पे ये 5 स्टार या 4 स्टार होटल नहीं बना हुआ था, जो था लेकिन एक्सटेंड नहीं हुआ था। यहाँ पे क्वार्टर थे, राइट साइड पे क्वार्टर थे बेशुमार छोटे छोटे। तो उसने कहा जी मुर्तज़ा मुझसे मोटरसाइकिल लेके गया है और लेके आधे घंटे के लिए गया है, लेकिन 3-4-5 घंटे हुए तो मैं फ़ोन कर रहा हूं तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा। तो कहता है मैं उसके घर गया तो वो जो दरवाजे हैं उनमें आपको पता है थोड़ा सा वो होता है, तो मैंने देखा मोटरसाइकिल भी खड़ी है और अंदर से वो कुछ चीज़ काटने की आवाज़ भी आ रही है। तो भाईजान मैंने लगता है कि डाकू उत्थे ही। अच्छा हाँ छठी नहीं उसको आप देखें ना मोटरसाइकिल भी अंदर और फोन भी नहीं उठा रहा। मैंने कहा उसको आप मुर्तज़ा का फोन करो और ये कहो कि मैं घर जा रहा हूं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मोटरसाइकिल मैं कल ले लूंगा तुझसे। मैंने कहा ये ना पैनिक कर जाए मुर्तज़ा और कोई ऐसी बात करे या इनको निकालने की एमरजेंसी में कोशिश करे, तो आप कहो कि मैं मोटरसाइकिल कल ले लूंगा, तो अम्मी बीमार है तो मैं कोई दूसरी मोटरसाइकिल अरेंज करके घर जा। आपके जहन में कोई ऐसी शक शुबा पैदा नहीं हुआ यार ये तो आम सी बात है? नहीं अगर मोटरसाइकिल उधर है अंदर नहीं अंदर से वो जब उसने कहा ना कि काटने की लोहा काटने की आवाज आ रही है, तो ये तो भाईजान अब ये तो नहीं कि एक बंदा मोटरसाइकिल लेके जाए आधे घंटे के लिए और 4-5 घंटे वो मोटरसाइकिल ना वापस करे। एजाज उस वक्त हवालदार था, ASI रिटायर हुआ, छोटा सा कद छोटा सा वजूद, बहुत बहादुर, मेरा वो सबॉर्डिनेट था, भाइयों जैसा ताल्लुक था, भाई है। मैंने उसको मोटरसाइकिल पे वहाँ पे मुर्तज़ा के साथ पप्पू के साथ भेज दिया। वो जाके ड्यूटी फ्री शॉप पे खड़ा हो गया। वो अब मेरा मुसलसल उससे राब्ता है। वो कह रहा है जी भाईजान हर आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद मुर्तज़ा सड़क पे आता है, इर्द गिर्द देखता है। अब एक और वहाँ पे एक टेक्निकल बात बताता हूँ। किला गुजर सिंह में DI साहब बैठते हैं,
एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन भी बैठते हैं, और लाहौर पुलिस की जितनी पुलिस मीटिंग में जाती है या वहां पे वो कुपेशी या शोकत नोटिस की मीटिंग की या कोई मिसल पेश होनी है, तो वो गाड़ी वहां से ही घुमा के लेके जाते थे, वरना वो आगे यू टर्न करके काफी लंबा पड़ता था। तो वो जब भी मुर्तजा बाहर आता था तो हादसाती तौर पे कोई ना कोई गाड़ी जा रही है, गुजर रही है। वो एक फिल्मी सा सीन बन गया। अब वो मुर्तजा वापस चला गया। मैंने इजाज का फोन आया कि सर मुर्तजा मोटरसाइकिल पे जा रहा है और उसके पीछे एक बंदा बैठा हुआ है और उसके हाथ में वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना थैला तोड़ा, वो भी है। मैंने कहा आप इसके पीछे चल पड़ो। वो उसके पीछे गया तो मूनलाइट सिनेमा के सामने बिल्कुल एक वेल्डिंग की दुकान उस वक्त हुआ करती थी, आजकल नहीं है, तो वहां पे उसने उसको ड्रॉप किया। हमने आराम से गए, जाके हमने वो जो लड़का था 16, 17, 18 साल का, उसको प्रेशर नहीं डाला, प्राइवेट गाड़ी पे गए। हमने कहा बरखुरदार तुम्हारा कसूर कोई नहीं है, तुम इस तरह करो, हमें बताओ अंदर के मामला क्या हैं। वो पहले तो बिल्कुल वो शेक कर रहा था, उसको तसल्ली दी और ये कहा कि हम तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसने कहा भाईजान अंदर 2 बंदे हैं, उनकी बेड़ियां मैंने काटी हैं, उनके पास वेपन पहले भी थे, अब भी मजीद उन्होंने मंगवाए हैं, मुर्तजा लेके आया। और रात 3 बजे इन्होंने यहाँ से गाड़ी मंगवाई है और 3 बजे गाड़ी आनी है और 3 बजे इन्होंने यहाँ से निकलना है। ठीक हो गया जी। और गाड़ी वाले ने आके यहाँ पे हॉर्न देना है, सिग्नल देना। हमने बस ठीक हो गया। अब एक शाहद भाई वहां पे ये प्रॉब्लम थी कि ये ऐसी सड़क है जो सारी रात वहां से कुपर रोड की तरफ से, मूनलाइट सिनेमा की तरफ से, असम्बली की तरफ से और ये रॉयल पार्क, हाँ जी रॉयल पार्क, ट्रैफिक रमा दबा रहती है। ये प्रॉब्लम थी हम लोगों के। खैर वो 3 बजे का जब हमारे पास डेड टाइम आ गया, हमने 2:30 बजे लड़का पास रख लिया, लड़का पास रख लिया। हमने उसको ये कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। 2:30 बजे 2:15 बजे हमने जाके वो नाके लगा दिए। अब जो जिस फ्लैट पे या जिस क्वार्टर पे ये ठहरे हुए थे वहां पे और भी क्वार्टर थे, जहां पे वो डेड एंड था उसकी लेफ्ट साइड पे उसके खाली प्लॉट था। हमने एक बंदा मुलाजम गन दे के वहां भी भेज दिया। बाकी हमने दोनों सड़कों पे फोर्स खड़ी कर दी। फोर्स हमें एक्स्ट्रा मिल गई पुलिस लाइन से, फोर्स खड़ी कर दी दोनों साइडों पे कि जब एक फायर हो तो आपने ट्रैफिक ब्लॉक कर देनी है। ठीक है, आपने ट्रैफिक ब्लॉक कर देनी है। 3 बजने को में 5 या 7 मिनट तो वो गाड़ी आ गई जो हमें इतला थी किसने लेने आना है। हमने वो गाड़ी रोक के वो पकड़ लिया, बंदा गाड़ी में बिठा लिया। उसकी जगह हमने अलमदार शाह को बिठाया एज ए ड्राइवर, अलमदार शाह ASI को। ठीक है, उसने वो बैठ गया। मैंने उसको ये प्लान हमने किया कि जब आप गली के सामने जाओगे तो आपने वो हॉर्न जो उसने बताया हुआ है वो हॉर्न बजाना है। हॉर्न बजाने के बाद जब वो बाहर आए तो आपने 25 फीट आगे चले जाना है गली से। हाँ जी, मेन सड़क पे। जैसे ये गली है, गली के सामने उसने हॉर्न दिया, वो बाहर आए और आप इन्हें गए ये गाड़ी लेके 25 फुट आगे चले जाना। वही हुआ जो उसने हॉर्न दिया। हॉर्न देने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले वो 25 फुट आगे चला गया। ये अब गलीज गालियां निकालते वो पीछे गए तो उसने गाड़ी हमारी प्लान के मुताबिक गाड़ी भगा दी। बस फिर उसके बाद हमने उनको घेर लिया। उन्हें पता चल गया कि हम घेरे गए हैं, तो गन्ने निकाल ली उन्होंने। गन्ने निकाल के वो फायरिंग शुरू हो गई। एक क्वार्टर की नुक्कर पे खड़ा हो गया और एक जो है भाग के सामने एक बाग की वो दीवार थी उसके साथ उसने वो सहारा ले लिया। फायरिंग शुरू हो गई। अब जनवरी का महीना था और हल्की हल्की धुंध थी जो हमें मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि हम ये भी कोशिश कर रहे थे कि इनका असला ख़त्म हो जाए, इनके वेपन ख़त्म हो जाए तो हम इनको गिरफ्तार कर लें।
ट्रैफिक को भी रोकना, बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा ये इनकाउंटर है। फिर वो फायरिंग शुरू हो गई। जब वो फायरिंग शुरू हुई तो जब वो, हाँ इसमें जब वो वापस जाने लगे तो वो जो एक कांस्टेबल हमने अंदर खड़ा किया हुआ था उसको हमने कहा था तूने सिंगल सिंगल फायर करना है। तो जब उसने सिंगल सिंगल फायर किया तो वो मुर्तजा लड़के ने भी अंदर से कुंडी लगा ली। ठीक है, अब ये वापस जाने की बजाय वो मेन सड़क पर आ गए और वहां पे इन्होंने इनकाउंटर शुरू कर दिया। और फिर ये तकरीबन 35 मिनट या 40 मिनट इनकाउंटर चला। हमें जहाँ से वो शोले कलाशन के निकल रहे थे वहाँ से धुंध की वजह से इतनी वो नहीं हो रही थी इनकी शनाख्त के ये एग्जैक्ट किधर है, लेकिन वो ठीक है आईडीए के मुताबिक फिर हिफाजत खुद अख्तियारी में हमने उनको जवाब दिया। कहते रहे हम कि गिरफ्तारी दे दो, लेकिन वो ना दी। और फिर थोड़ी देर बाद 35 मिनट बाद स्पीकर पे बुलंद आवाज, ठीक है, तो वो जब फायरिंग रुक गई कैसे आवाज देते थे? बुलंद आवाज कि गिरफ्तारी दे दो, हमने घेरा हुआ है। आप देते थे या आपके सिपाही देते? मैं भी देता था, 7 कांस्टेबलान। कैसे आवाज लगाते थे? हम कहते थे कि उसी जोश और जज्बे के साथ जरा सुना दें। हम कहते थे और जानते असी तुहानू देना कोई नहीं ते गिरफ्तारी दे दो बच जाओगे, उन्हीं की जबान में। तो वो बस वो जब जाके देखा जख्मी थे, कोशिश की कि इनको लेके तो हॉस्पिटल जाएं, लेकिन वो उसमें दम दे चुके थे। फिर सुबह बड़ी अखबारात में पजीराई मिली। फिर हमें सेशन आईजी साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, मलिक अहमद रज़ा ताहिर साहब को। फिर सेशन कोर्ट में मुझे और मिर्ज़ा शकील साहब एसपी थे मेरे, उनको बुलाया गया सेशन कोर्ट में। हमें वहाँ पे बड़े वो इनाम इकराम या जो भी वो असनाद वगैरह या शाबाश, इनाम वही होता है, कैश की तो मैटर ही नहीं करता, लेकिन वो हमें बड़ी फिर उन्होंने पजीराई दी। और हमारे इस मुश्किल और टफ इनकाउंटर के बाद अदलिया में एक कॉन्फिडेंस भी आया और हमारे ताल्लुकात जो पहले भी ठीक ही थे तो वो बहुत हमें वो प्यार मिला। या उसके बाद इस इनकाउंटर की इंक्वायरी एडिशनल सेशन जज साहब ने की हाई कोर्ट के हुक्म से। फिर उन्होंने इस इनकाउंटर को दुरुस्त माना और हमें उन्होंने कहा कि इन्होंने हर हफ्ते खुद इख्तियारी में ये मुकाबला किया है जो कानून इनको इजाज़त देता है। तो इस तरह ये वाइंड अप। अब ये जब ये मुल्ज़मान पकड़े गए तो ये 15 रुकनी गैंग था, ठीक है, 15 रुकनी गैंग था। बाकी भी नामजद हो चुके थे मुख्तलिफ पर्चों में। अल्लाह जन्नत में जगह दे राना फारूक साहब SHO गालम मार्केट थे। मुझे फौरी तौर पे फैक्ट्री एरिया ट्रांसफ़र किया गया और राना फारूक साहब के साथ मेरी टीम बना दी गई बाकी मुजरमान को पकड़ने के लिए। और ये क्रेडिट मैं राना फारूक साहब को देता हूँ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। 11 इसमें इस गैंग के 11 जो मुल्ज़मान थे उनके साथ और मेरे साथ मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में मारे गए। लेकिन इसका क्रेडिट उस वक्त भी राना फारूक साहब को देता था मैं, और आज भी मैं उन्हीं को देता हूँ कि उनकी इन्फॉर्मेशन मुझसे इन 11 को ट्रेस करने में ज़्यादा थी। और फिर इनकाउंटर हम दोनों ने मिलकर, यानी पूरे का पूरा गैंग तकरीबन वो आपने ख़त्म कर जी, तकरीबन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।